तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर ही होंगे। मैं आपको ज़्यादातर अपडेट मैं देता ही जा रहा हूँ, एक के बाद एक अपडेट जैसा जैसे कि आ रहा है। नई साल, तो सबसे पहले तो आपको नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आपको सबसे पहले आपको आप बताना चाहोगे कि इनमें से आप कौन से बंदे ऐसे होंगे, या फिर या आपकी अगर घर के बड़े दिख रहे हैं तो आप क्या नहीं चाहोगे कि आपके घर में कोई लॉयर या एडवोकेट बने। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे एक लॉयर, पूरा प्रोसीड्यूर क्या होता है, ये किस एग्ज़ाम के द्वारा आप एक लॉयर या फिर एडवोकेट बन सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वीडियो को फास्ट करना पड़ेगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दो या लाइक शेयर भी कर दो, एंड बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि इसी तरह और भी बहुत सारे न्यूज पाने के लिए आपको इसी चैनल को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो भैया शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आपको लॉयर बनना है तो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, नाम है जिसका नाम है कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट या फिर क्लाट एग्ज़ाम। जिस आप सही सुन रहे हैं, क्लाट एग्ज़ाम क्या होता है, इस पूरे वीडियो को आप लोग देखना और आप लोग समझ जाओगे क्लाट एग्ज़ाम क्या होता है। बेसिकली क्लाट एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा आप लोग देश के, पूरे इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी होते हैं उनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं आपकी लॉ की पढ़ाई करने के लिए। ये दरअसल दो तरह का कोर्स है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो भी टॉपिक कवर करेंगे तो थोड़ी इस क्लाट की बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे होंगे या फिर इन स्क्रीन पे सही देख रहे होंगे कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही। इसकी सबसे बड़ी इसकी जो सुविधा है कि आप किसी भी एज में या फिर इसकी कोई जो अटेम्प्ट होता है इसको कितने बार दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों की यही कमेंट रहते हैं कि ये एग्ज़ाम को हम कितने बार दे सकते हैं। तो मैं आपको फ्रीली होके बता दूँ ये एक बार गारंटी के साथ कि इस एग्ज़ाम को आप जितने बार चाहे जब चाहे तब दे के आप एक लॉयर बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, लेकिन वो पूरा प्रोसीड्यूर मैं आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। और हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में 22 नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा जैसे कि आईआईटी या फिर मेडिकल में अगर आपको चाहिए, या फिर मेडिकल अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिकली एक एडमिशन के लिए एक जो ऑल इंडिया टेस्ट यानी नीट या फिर आपका एम्स हो गया, अब तो सारा का सारा नीट से हो गया है, उसे क्लियर करके आपको देश के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर पूरे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में एडमिशन लेते थे। उसी तरह अगर आपको, और अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आप सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आईआईटी इसके। लेकिन अगर आप लॉ की अगर बात करो तो आपको लॉ में पढ़ाई करने के लिए सबसे जो ऊपर होता है वो एनएलयू होता है, यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर कितने यूनिवर्सिटी आते हैं, मैं पूरे 22 यूनिवर्सिटी इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब इसके थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं कि इसका एक टाइप ऑफ एग्ज़ाम मतलब कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। देखो यार, पूरे पिछले कई सालों से ये ऑफलाइन टेस्ट होता ही आ रहा है। इस साल शायद ये ऑनलाइन होगा, इस साल की बात अलग है, वो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन इस पूरी ये ज़्यादातर ऑफलाइन मोड है। अगर इसकी बात करूं तो जो कि नॉलेज की बात करूं कि इस प्रोफेशन में आपको कौन सी नॉलेज चाहिए, या फिर इस एडमिशन को देने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज रहना चाहिए, कि आपको लीगल रीजनिंग, लीगल जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रेशन एंड जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स एंड पर्पस। इसका पर्पस क्या है इस एग्जाम का, एंट्रेंस ऑफ टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड सेल्फ फाइनेंस लॉ कॉलेज एंड पीएसयू। देखो यार, पूरे साल में करीबन 60 to 70,000 पूरे देश में, पूरे इंडिया में
इस बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। दरअसल हाँ, थोड़ा ये इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा कम है, इसलिए ताकि इसकी कुछ वजह हो सकती है, हो सकता है मुझे जितना लगता है मैं वो बताऊंगा। कि अगर सबसे हैरानी की बात है कि इस पूरे एडमिस इस जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इसका जो एडमिशन फ़ी या फिर इसका जो फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन फ़ी आप बता सकते हो पूरे 4000। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे होंगे कि पूरा 4000 इसका एडमिशन का 4000 इसका जो फॉर्म फिलअप का पूरा 4000 देना पड़ेगा। अगर SC ST आप हो, PWD हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा 500 रुपये का आपको छूट मिल जाएगा। अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो पूरा एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होता है एंड पूरा 150 मार्क की इस नंबर पे इसका एग्ज़ाम होता है। अगर इसकी बात करूं कि लैंग्वेज की पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम किया जाता है। अगर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका 2 तरीका, या आप +2 के बाद भी किसी +2 या फिर उसके सिमिलर कोई भी अगर डिग्री आपके पास हो तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। एंड अगर आप अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अब सवाल आते हैं कि दोनों तरह की ऑप्शन क्यों। देखो यार, अगर आप +2 के बाद इस कोर्स को करते हो तो आपको 5 साल लगेंगे एंड अगर बैचलर की बात करो तो आपको इस कोर्स को करने में पूरे 3 साल लगेंगे, ठीक है ना। तो आपका अगर +2 इस दौरान अगर आप एक बैचलर कोई भी डिग्री जनरल बैचलर डिग्री अगर ले लो तो 3 साल एंड इसका 3 साल, टोटल 6 साल हो गया। अगर आप किसी इंजीनियरिंग या फिर किसी टेक्निकल कोर्स, उसमें ज़्यादातर 4 साल से कम कोई टेक्निकल कोर्स नहीं होता, अगर उसके थ्रू आप जाते हो तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपना कोर्स कंप्लीट करने में। तो भलाई इसमें है अगर मेरी प्रेफर की बात करूं तो आप +2 के बाद ही इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाओ। अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं इसके लिए बैकग्राउंड कुछ नहीं है यार, इसका कुछ जो आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि नेशनल ये जो क्लैट एग्ज़ाम होता, पहले शुरुआत से इसका एग्ज़ाम नहीं होता था। पहले इसका एग्ज़ाम हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से इसका एग्ज़ाम होता था, लेकिन जबकि अलग अलग डेट, हर एक का तो डेट अलग अलग होता था, लेकिन इसके वजह से शायद और एग्ज़ाम की वजह, अगर हर एक का अलग अलग डेट होगा तो अलग अलग बच्चे को भी परेशानी होगी। और भी एग्ज़ाम होता है देश में, पूरे देश में आपका मेडिकल होगा या फिर इंजीनियरिंग होगा, उसका भी एग्ज़ाम होता है। इसलिए डेट की प्रॉब्लम की वजह से नेशनल काउंसलिंग बार वालों ने एक इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये है कि पूरे जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके टेस्ट के आधार पे ही आप एडमिशन ले सकते हो। अब इसके अलावा भी अगर आपको इसमें जो आपका रैंक होगा ये करीबन 1400 to 1500 ज़्यादातर बच्चे इस 22 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जितना सीट रहता है। उसके अलावा बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो भी PUC में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसके क्वालिफिकेशन रेट की बात करूँ तो देखो यार, इसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई के साथ, अगर बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि IIT से ये टफ़ है या ये JEE मेन या JEE एडवांस ये टफ़ है या फिर इजी, तो मैं आपको बता दूं टफ़ या इजी ये पूरे आप पे ही डिपेंड करता है। हाँ, हालांकि कुछ बच्चे ये बताते हैं कि या फिर कुछ रिसर्च में ये बताया गया है कि इसका जो आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर क्वालिफिकेशन रेट की बात करूँ तो 3% है, द ओनली 3% है, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ ऐसे इसमें अगर इसके अलावा भी ये तो होगा क्लैट एग्ज़ाम के द्वारा आप देश के 22 यानी पूरे इंडिया में 22 यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि ILAT, मतलब कि अगर इसकी बात करूं तो ILAT यानी आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लोग अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं जिसका नाम है इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसके द्वारा भी आप दिल्ली की कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हो। ये होगा आपका
जो कैसे प्रोसेस से आप एडमिशन ले सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ओनली इंडियन नेशनल एंड एनआरआईज, मतलब कि अगर आप इंडियन हो और इसके अलावा अगर आप एनआरआई हो तो तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन नेशनल डिजायर्स ऑफ टेकिंग एडमिशन टू एनी कोर्स इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग लॉ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द concerned university have the seats of foreign nationals. The eligibility requirements as follows. देखो यार, बेसिकली इसके बाद क्या होता है, आपको 3 डिग्री बीए मतलब बैचलर ऑफ एलएलबी, बीएससी एंड एलएलबी, आप इस ये ज़्यादातर 5 तरीके होते हैं, बीए एंड एलएलबी, बीएससी एंड बीकॉम एंड एलएलबी एंड बीबीए एंड एलएलबी। ए कोर्स होगा। ज़्यादातर बच्चे जो कि बी एन एल एल बी एंड बी एन एल एल बी करते हैं, बी एन एल एल बी ओ की एक बैचलर जिसकी वैल्यू और कोर्सों से ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी कुछ इस तरह होगा है कि अगर आप किसी भी फील्ड के, अगर इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करूं तो अगर आप ज़्यादातर अभी आज का जो ट्रेंडिंग है इसके मार्केट के हिसाब से अगर आप किसी आईटी फील्ड में जाते हो उसका डिमांड ज़्यादा है। ठीक ऐसा ही इसका बीए एलएलबी का डिमांड ज़्यादा है। अंडर ग्रेजुएटेड को सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट या जो कि मैंने पहले बता दिया +2 या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें 45% मार्क आपको चाहिए। अगर आप SC/ST हो तो थोड़ी सुविधाएं आपको मिल जाती है, तब आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो आपको उसमें डिग्री तो सबसे पहले तो आपको 50% मार्क्स जो कि यूनिवर्सिटी का 50% मार्क्स एलएलबी के लिए चाहिए। मतलब कि आपका जो यूजी कोर्स, जो भी आप यूजी कोर्स कर रहे हैं उनमें 50% मार्क्स चाहिए। अगर SC/ST में उसमें फिर वही सेम केस 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 45%। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, देखो यार एग्ज़ाम पैटर्न बेसिकली मतलब क्लाट एग्ज़ाम जो होता है वो पूरे 2 घंटे के होते हैं। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सारे के सारे मल्टीपल चॉइस टाइप ही होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको कई मिनटों तक या फिर पूरे घंटे भी बढ़ा सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम के वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना, एक चीज़ दिमाग में रखना कि जो नहीं बन पा रहा है उसे आप ओमिट कीजिए, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो हो रहा है उसे कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करूँ तो लीगल एप्टीट्यूड होता है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि मैथमेटिक्स के एक पोर्शन है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। लेकिन उसके बाद होते हैं लॉजिकल, आपका लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद लीगल रीजनिंग, इंग्लिश इंक्लूडिंग कंप्रेशन एंड लीगल जनरल नॉलेज। ऑल द क्वेश्चन विल बी पैराग्राफ बेस्ड स्टार्टिंग फ्रॉम क्लैट 2020. On paragraph will be followed 5 to 6 question. The break-up marks is generally as follows: English 30, ये आप गौर कीजिए। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज जो कि 37, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि 15, लॉजिकल रीजनिंग जो कि 30 एंड लीगल रीजनिंग जो कि 38। तो आप लोग ये सब दिमाग में पहले से लग जाए। अगर आप नए कैंडिडेट हो, ये आपका पहले अटेम्प्ट है, तो इस चीज़ को थोड़ा जहन में रख लीजिए। इससे होता क्या है, इससे आपको अपना प्रिपरेशन के दौरान थोड़ी आसानी होगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर मार्किंग स्कीम के बताऊँ तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर एस्पिरेंट्स आर गिवन 1 मार्क एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि सीधे बात आपको बता दूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन को टिक करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, अगर आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स में डिडक्टेड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग की बात बताया जा रहा है। अब लिस्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लिस्ट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछना फिर से। मेरे सोशल मीडिया को भी फॉलो करके वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं रिप्लाई देने की, ठीक है ना। अब टेंशन मत लेना, रिप्लाई ज़्यादातर मिल जाएगा। मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जो लिस्ट है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जो कि बहुत ही बढ़िया, मेरे मानो तो सबसे टॉप है। मतलब कि अगर आप यहाँ से LLB करते हो तो मतलब
भाई आपकी लाइफ तो सेट है। एंड नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो कि हैदराबाद में है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता में है। एंड इसी तरह आपका पूरा 22 यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ, हाँ तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब जो आते हैं कि मेथड ऑफ एलोकेशन, मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपका जो किस तरह का आप एलोकेट होगा। देखो यार सीधी सी बात है, अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो उसी तरह ये भी वही सेम प्रोसेस है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो जितने भी कॉलेज हैं उसमें आपको अपना डिज़ायर हिसाब से, मतलब कि वही जो मैंने पहले बताया था कि आपको LLB करना है या फिर BSc LLB करना है या फिर BCom LLB करना है या फिर BBA LLB करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अनुसार ही आप अपना चॉइस फिल कर लीजिए यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको अपना रैंक के थ्रू आप अपना अपना कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बोल सकते हो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी मैं आपको बताना नहीं चाहता कि देखो यार कंट्रोवर्सी में ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है ना। एंड कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है यार, कंट्रोवर्सी इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोवर्सी मैं फिर भी एक दो बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। कि इस कंट्रोवर्सी में तो ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है ना। कि कंट्रोवर्सी ये है कि वो कुछ 2009 में जब ये हुआ था तो उसमें आपका होना चाहिए था इसको 17 मई को, 17 मई 2009 में, लेकिन कुछ पेपर लीक हो गया था, इसके वजह से 31 मई 2009 में हुआ। इसी तरह 2011 की बात करूं तो उसमें भी कुछ 12 क्वेश्चन इतने लेंदी हो गए थे टाइम के अनुसार। मतलब कि होता है ना कभी कभार ऐसा, आप अगर सोच सकते हो, अगर ये ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम IIT के क्वेश्चन में यानी JEE एडवांस के क्वेश्चन में होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि देखो यार एक बात आप लोग समझ लो कि आपसे जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपको आपके पूरे जितने भी टाइम दे जा रहा है उसमें जो आप सॉल्व कर सको ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं बनता है कि आप इतना टाप दे दिया कि आप बना ना सको। कोई भी बच्चे की, ज़्यादातर बच्चे उस टाइम में बना सके ऐसे ही क्वेश्चन का मॉड्यूल होता है और उसके दौरान ही ये बनाया जाता है। इसी तरह और भी कुछ जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी कंट्रोवर्सी थी। एंड अगर और एक की बात करूँ तो 2014 में जो कि कंडक्ट किया था इस एग्ज़ाम को गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने, उन लोगों ने प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज करवा नहीं पाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो जो अपना OMR सीट को या मतलब जो भी OMR सीट वो फिजिकली वेरीफाइड नहीं था। एंड जो कि स्टूडेंट्स को जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एंड 2017 की बात करूं तो पेपर में जो 2017 में जो पेपर आया था उसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियां निकल चुकी थी, ठीक है ना। इसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई नहीं, इसके दौरान भी इसके लिए जितने बार प्रॉब्लम आया है उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं। अब चलते हैं इस साल की यानी 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट क्या है, प्रोसेस क्या है, आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो। देखो पहले अगर आप नए से अगर कोई डेमो वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसे करना कैसे है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ इसमें जो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको चाहिए क्या। देखो यार सबसे पहले तो आपको इस साल जो कि जितना भी बताया जा रहा है ऑनलाइन मोड में होगा। एंड फास्ट अपना आज का तारीख है, फास्ट तारीख, आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाके एडमिशन ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखो ज़्यादातर बच्चे इसमें कम पार्टिसिपेट करते हैं, इसके वजह या इसका मेन कारण है कि इसका फॉर्म फिलअप
जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 4000 आप समझ सकते हो। मेरे लाइफ में तो मैं सबसे ज़्यादा इसका मतलब मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया है उसमें से सबसे ज़्यादा इसका इसमें पड़ा हुआ है, या मैंने आज तक जितना भी एग्ज़ाम देने की कोशिश की उसका सबसे ज़्यादा इसमें इसका फॉर्म फिलअप का जो चार्ज है उसमें वो होता है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ी, अगर आपका पैशन है कि आपको लॉयर ही बनना है या फिर एडवोकेट बनना है, तो मैं आपको बताऊंगा यार इससे ज़्यादा, या फिर आप ये फील्ड भी चूज सकते हो क्योंकि ये बहुत ही बेहतर फील्ड है, कंपटीशन बहुत ही कम है। अगर आप एज कम्पेयर टू अलग से देखो, बेसिकली होता क्या है कि आप लोग अगर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल लाइन की बात करूं तो 16 लाख करीबन आप समझ सकते हो, या फिर अगर बोर्ड में भी अगर बात करूं 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ एक लौता है, वो भी बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये प्रोफेशन है। अगर आप चाहो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा। सिर्फ आप समझ सकते हो 60 से 70 हज़ार ही बच्चे इसमें एडमिशन के लिए मतलब कि इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप लोग जा सकते हो हमेशा। तो मैं तो बताऊंगा बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं फॉर्म फिलअप के दौरान, तो आपको क्या लगेगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपका सिग्नेचर लगेगा। फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ प्लेन बैकग्राउंड। देखो यार, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज होता है, जो भी ज़्यादातर ये इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोग ये समझ लो, जो फोटो आप लोग किसी भी दूसरे फॉर्म फिलअप में यूज करते हो सिर्फ वो ये लगेगा। एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब बताओ कि सर्टिफिकेट क्या करोगे यार। देखो इसमें है, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप SC ST हो तो आपके लिए एक सुविधा है कि आपको 500 रुपया के रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय अथॉरिटी इन द फी, बाकी जो भी है सेम वो डॉक्यूमेंट, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेंगे नहीं। स्क्रीन पे सो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड एप्लीकेशन की फ़ी की बात करूं तो अगर आपको ऑफलाइन का तो कोई चांस ही नहीं है, आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसा कभी होता है थोड़ी कि आप लोग ये एप्लीकेशन भी कर चुके हैं और वो फिर से रिफंड हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एंड अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यूज करके भी दे सकते हो। वही यार कि PWD एंड फॉर जनरल के लिए आपको 4000 देना पड़ेगा। SC ST BPL कैटेगरी, यार BPL बहुत ही ज़्यादा मतलब ये एक और भी एक अच्छी सुविधा है कि आप लोग BPL के लिए भी 3500 आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड अगर बस इतना ही। एंड कोई एज लिमिट, और सबसे बड़ी बात कोई एज लिमिट इसमें नहीं है। एंड 45 से वही यार पुराना चीज़। मैं अगर 5 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आज से मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट भी कर लिया। एंड अगर इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करूँ तो 31 मार्च है। एंड ये जो एग्ज़ाम होगा 9 मई 2021, ठीक है ना। 2021 को ये होगा। हाउ टू अप्लाई, यार ये तो बहुत सारा मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट करना यार, मुझे बताना, मैं एक लाइव डेमो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तब तक के लिए बाय यार। देखो चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दो यार ऐसे वीडियो पाने के लिए। एंड और भी सारे टॉपिक आने वाला है, तो धैर्य रखिए और सपोर्ट कीजिए। आपको सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बाय।